अब इंडियन जीके समझना हुआ आसान। आइए दोस्तों हम लोग मिलके अब देखते हैं इंडियन जीके। एक आसान भाषा में समझेंगे, एक सरल भाषा में हम लोग समझेंगे और इंडियन जीके को हम लोग बात बात में ही सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं सीएजी के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में। अब ये नाम सुन के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा लग रहा होगा कि वास्तव में ये होता क्या है। चूंकि आपको पता है कि हमारे जो देश में है वो चाहे जीएसटी टैक्स की बात करें या तो टूल टैक्स की बात करें या बहुत सारे अन्य टैक्स है, जैसा कि आपको पता है ये सारे टैक्स जो लिए जाते हैं वो एकत्रित रखे जाते हैं। टैक्स के रूप में जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वो एकत्रित रखे जाते हैं। तो वैसी अवस्था में सरकार को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। तो यह इन्वेस्ट जो सरकार कर रही है क्या वह सही जगहों पे कर रही है, जो वह पैसा का इन्वेस्ट कर रही है वह सही जगहों पे कर रही है या इसका घटोला कर रही है या अपने जेबों में रख रही है या अंधाधुंध प्रयोग कर रही है। तो वैसी अवस्था में इसी का देख रेख करने के लिए भारतीय संविधान में एक पोस्ट बनाया गया जिस पोस्ट का नाम है सीएजी। जैसा कि आपको पता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चूंकि हम इसके बारे में अभी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आपका दोस्त भी द यूनिक क्लासेस से जुड़ सके। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट सीएजी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। 1957 में लॉर्ड कैनिंग मुंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे प्रेसिडेंसी को ऑडिट करने की काम की। तो यह कॉन्सेप्ट आता है सीएजी का 1957 ईस्वी से वहां महालेख परीक्षक करने की काम की। जब 1935 अधिनियम आया, जब भारत का अधिनियम 1935 में आया तो उस समय एक स्पेशल यह देखा गया कि सीएजी का एक स्पेशल भारतीय संविधान में पद दिया गया। भारतीय संविधान में पद ऐड किया गया और वह पद था सीएजी का पद था। अगर आप इसका विवरण देखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 148 से इसका विवरण 151 के बीच मिलता है। अगर आप संविधान के भाग को देखिएगा तो भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। ऐसे भीमराव अंबेडकर ने बताया संविधान के तहत कि ये सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ऐसे उनके नज़र में उन्होंने अपना राय दिए कि 4 जो ऐसे पोस्ट हैं वो भारतीय संविधान के तहत 4 जो होते हैं वो बड़े अधिकारी होते हैं। पहला आप लोग लिखिएगा सीएजी का पोस्ट, दूसरा निर्वाचन आयोग, तीसरा लोक सेवा आयोग और चौथा सुप्रीम कोर्ट। उनके नज़र में ये बताया गया कि अगर ये सारे के सारे जो 4 पोस्ट होते हैं अगर ये संवैधानिक इनकी स्थिति ठीक है, अर्थात कहने का मतलब अगर संविधान के तौर तरीके से ये सारे जो पोस्ट हैं वो सही, इनकी संवैधानिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, इनके जो कार्य होने चाहिए वो कार्य अच्छे ढंग से होने चाहिए। भारत का जो नियंत्रण करते हैं वित्तीय क्षेत्रों में वह सीएजी करते हैं। सीएजी वित्तीय क्षेत्रों का नियंत्रक होते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये लेखा विभाग का मुखिया होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? अगर नियुक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रपति, चूंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे इनकी नियुक्ति करते हैं। अब अगर इनके विवेक स्वतंत्रता की बात छोड़ दी जाए तो सारी की सारी अगर ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं, इनको एक ही शक्ति दी गई है, स्वतंत्र विवेक शक्ति, जो अपने बिना मंत्रिपरिषद के तहत ये अपना कार्य करते हैं। तो सीएजी की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आप और लिख लीजिएगा कि सीएजी का जो पद की नियुक्ति के दौरान ये वारंट जारी करते हैं, राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। 4 पोस्ट ऐसे होते हैं, आपको पता है कि राष्ट्रपति बहुत ऐसे पद हैं, बहुत ऐसे पदों की नियुक्ति करते हैं। तो बहुत ऐसे पदों की नियुक्ति के दौरान तो सारे के सारे पद के लिए वो वारंट जारी नहीं करते हैं, लेकिन 4 पद ऐसे होते हैं जिसके लिए वो वारंट जारी करते हैं। पहला हो जाता है सीएजी के पद के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, और राज्यपाल के लिए, राज्यपालों के लिए। ये सारे पोस्ट को अगर राष्ट्रपति जिस समय नियुक्ति करते हैं उस समय इन 4 पोस्टों के लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। इनके नियुक्ति के संदर्भ में हम लोग चीज़ों को देख लिए। अब देखते हैं इनके त्याग पत्र के बारे में। इन त्याग पत्र, अगर इनसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है, सीएजी से सत्ता संभाली नहीं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वे अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इनको निकलने, राष्ट्रपति अपने पद से निकलने का इनका 2 ही प्रोसेस होता है। वे अगर अपने त्याग पत्र को राष्ट्रपति को दे देते हैं तो वो अपना पद मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वे अपने पद से निकल जाएंगे। दूसरा, अगर सरकार गिर जाती है, अगर सरकार गिर जाती है तो ऐसी अवस्था में सीएजी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही राष्ट्रपति सीएजी को नियुक्त कर रहे हैं। अगर मंत्रिपरिषद ही ना रहे तो राष्ट्रपति भी नहीं रह सकते हैं। यहाँ अगर दूसरी सरकार आएगी तो उनके अनुसार दूसरी मंत्रिपरिषद अपने तहत मंत्रिपरिषद की गठन करेगी। हो सकती है कि ये सरकार की जो मंत्रिपरिषद होगी वो अपने तहत से दूसरे सीएजी व्यक्ति को नियुक्त करेगी, सीएजी के रूप में दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेगी। सीएजी अगर अपने पद पे रहते हुए असंवैधानिक कार्य करते हैं, संवैधानिक के खिलाफ काम करते हैं, जिस तरह से वो शपथ लिए उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वैसी अवस्था में उसे कैसे निकाला जाएगा? अगर वे अपने पद से त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं, सरकार भी चेंज नहीं हो रही है, तो वैसी अवस्था में सीएजी को कैसे उनके पद से निकाला जाएगा, पद से उसे पदमुक्त किया जाएगा? तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे उनके पद से मुक्ति दिलाई जाती है, पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव को पेश किया जाता है, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा में, फिर लोकसभा में। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से मुक्ति दिलाई जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वहाँ असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं, तो वैसी अवस्था में उसे पद से निकाला जाता है। जस्ट उसी तरह से सीएजी को भी उसी प्रोसेस से इसके पद से मुक्ति दिलाई जाती है, अगर ये असंवैधानिक रूप से काम करते हैं। तो ये आपको जो ये 3 प्रोसेस है, वो अपने 3 प्रोसेस के तहत वे अपने पद से मुक्ति ले सकते हैं। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। उम्मीद है आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनकी हम लोग योग्यता के बारे में बात करेंगे तो संविधान में इनकी योग्यता के बारे में बिल्कुल किसी भी तरह का चीजें बताया नहीं गया है, लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है वह सीएजी
के पद पे आईएएस अधिकारी ही नियुक्त किए जाते हैं। आईएएस अधिकारी ही नियुक्त किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनके योग्यता के बारे में बात नहीं की गई है तो राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लेवल की पोस्ट होती है। अब ये बड़ी लेवल की पोस्ट होती है तो वैसे के लिए वैसे शिक्षित आदमी की आवश्यकता होती है, शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बोले कि चलो सीएजी बनोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है, अगर उनकी योग्यता के बारे में चीज़ें बात नहीं की गई है संविधान में तो ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को सीएजी के पद पर नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो आईएएस जो अधिकारी होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि सीएजी के पोस्ट पे नियुक्त होते हैं। सीएजी का जो पोस्ट होता है वह एक ही पोस्ट होता है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। वो सभी का सभी को केंद्र स्तर की सरकार को ऑडिट करने की काम करती है, राज्य स्तर की सरकार को ऑडिट करने की काम करती है। हालांकि सीएजी एक पोस्ट है लेकिन उसके अंतर्गत बहुत ऐसे लोग काम करते हैं। तो सीएजी एक पोस्ट है, उनके अंतर्गत बहुत सारे जो काम करते हैं। अगर सीएजी किसी सरकारी सेक्टर में, जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत जो आते हैं वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, बहुत सारे जो होते हैं वहाँ मंत्री को मंत्रालय सौंपा जाता है। अगर किसी भी मंत्री को अधिक बजट की जरूरत पड़ती है तो उसमें अगर सीएजी लेखा जोखा लेना लगे तो अच्छे मंत्रियों का पसीना निकाल देते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लेखा जोखा करते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट लेते हैं। तो वैसे स्थिति में मंत्रियों का पसीना निकाल देते हैं। अगर कभी कभी सीएजी को लगता है कि ये जो मंत्रालय में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, ये मंत्री ज़्यादा पैसा लिए हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में सीएजी उससे पूछताछ करते हैं। अगर आप पैसा लिए तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए, आप उनकी आंकड़ा देते हैं लोग। अगर उसमें से अगर आंकड़ा देने में असफल हो जाते हैं तो वैसी अवस्था में उसे सीएजी या तो उन्हें जवाब देती है या तो वैसी अवस्था में उसे बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान के तहत उसे दंडित किया जाता है। ये दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल इनका बताया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पूरा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति को सीएजी के पद पे 58 वर्ष में नियुक्त किया गया तो ये अपने पद पे 6 वर्ष पूरी काम करेंगे, 6 वर्ष पूरी काम करेंगे। तो इनका जो एज होगा वह 64 होगा। तो वे 64 वर्ष में अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, अर्थात 6 वर्ष पूरा उन लोग कर लिए। अगर कोई व्यक्ति तय 63 वर्ष में उनके अपने पद पे नियुक्त हुए, सीएजी के पद पे नियुक्त हुए और 65 वर्ष तक ही रहना है, तो ऐसी अवस्था में 2 वर्ष तक ही अपने पद पे वो कार्यरत रहेंगे। अर्थात अगर वे जल्दी अपने पद पे नियुक्त होते हैं तो 6 वर्ष तक, और अगर लेट से करते हैं तो 65 वर्ष अर्थात जब पूरा हो जाए, या तो 65 वर्ष पूरा हो जाए या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया, एक शर्त पूरी हो जाती है तो ऐसी अवस्था में सीएजी को अपने पद से निकलना पड़ेगा। इनके पद कार्यकाल के बारे में चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इनके देखते हैं पद शपथ के बारे में। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? इनको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, निष्ठा का शपथ दिलाते हैं। जैसे कि आपको हर एक संवैधानिक पद को संभालने के लिए एक शपथ दिलाई जाती है, तो ये शपथ के दौरान बोलते हैं अपने संविधान के प्रति सच्चा एवं श्रद्धा बनाए रखूंगा, देश में अखंडता बनाए रखूंगा, लोगों के प्रति संविधान के तहत निर्णय करूंगा। तो ऐसी जो प्रावधान है, ऐसी जो शपथ के दौरान कुछ 4 लाइनें बोलते हैं, ये लाइनें राष्ट्रपति के समक्ष बोलते हैं। अर्थात सीएजी जो शपथ लेते हैं वो सीएजी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अब इनका वेतन के बारे में देख लीजिए। इनका वेतन जो निर्धारित करती है वह संसद निर्धारित करती है। अब इनका वेतन होता कितना है?
तो इनका जो वेतन होता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, न्यायाधीश के बराबर जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन मिलता है उतना वेतन एक सीएजी को मिलता है। सीएजी के पद को जो संभाल रहे होते हैं उस व्यक्ति को मिलता है। अर्थात अगर इसकी वेतन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट बराबर सीएजी का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर सीएजी का वेतन मिलता है। अब इनके कार्य के बारे में देखिए, अब इनके कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप अपने तरीके से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब इनको हमको कार्य के बारे में हम लोग को इसे देखना पड़ेगा। इनकी कार्य के बारे में कि सरकार को जो पैसा दी जाती है, कोई भी मंत्री को मंत्रालय के लिए पैसा दी जाती है, क्या वह मंत्री सही ढंग से सही जगहों पे, चूंकि होती है जनता की पैसा, तो वह जनता की पैसा अंधाधुंध उपयोग कर नहीं रही है, या यहाँ कहीं तो कोई घूसखोरी नहीं कर रही है, या कहीं घाटोला तो नहीं कर रही है। जैसे कि आप बहुत ऐसे कंडीशन सुने होंगे, वह चारा घोटाला में पकड़ाया, चाहे तो अन्य कोई घोटाला में पकड़ाया, तो वे सारी के सारी चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं वो सीएजी करते हैं। चूँकि सीएजी को ही यह पावर दिया गया है कि कोई भी मंत्री जो पैसा दिया गया है सच में वो मंत्री सही जगहों पे वो पैसा का इन्वेस्ट की है, जनता के कल्याण के लिए जो पैसा दिए गए हैं वो पैसा जनता कल्याण के लिए इन्वेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। सारे के सारे जो रिपोर्ट होता है, इनसे जो रिपोर्ट सीएजी अगर ऑडिट करते हैं, सीएजी सारी के सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा होता है, एक रिपोर्ट होता है। तो यह रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और जो ये राष्ट्रपति होते हैं वह रिपोर्ट संसद पटल पे रखवाती है, अर्थात संसद में रखवाती है, और या संसद में रखवाती है तो इसमें से पीएसी इनकी जांच करती है। क्या गलत है क्या सही है? पीएसी अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इनकी जो होती है वह चेक करती है। लोक लेखा समिति इसको हम लोग जानते हैं, लोक लेखा समिति के नाम से। तो पीएसी संसद में जो है रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति को दिया गया, राष्ट्रपति संसद में रखती है। चूंकि पता है कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद में रखवाती है और संसद में रखा हुआ चीज को या पीएसी इनकी जांच करती है। अगर पीएसी जांच करने के दौरान चीजें सीएजी के द्वारा दिया गया या रिपोर्ट पीएसी को समझ नहीं आ रही है तो ऐसी अवस्था में सीएजी को पीएसी बुला सकते हैं। पीएसी अर्थात हम लोग कह सकते हैं इन लोग के बीच जो होता है अच्छा संबंध होता है, मित्रता का संबंध होता है, अच्छे संबंध इन लोगों के बीच होता है। अब पीएसी बात आती है कि पीएसी में कितने सदस्य होते हैं, तो पीएसी में टोटल 22 सदस्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और ये दोनों के जो हेड होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं, वे विपक्ष के नेता होते हैं। अब बताइए विपक्ष के नेता सरकार कहाँ खर्च की, क्या की, कहाँ इन्वेस्ट की, कैसे क्या की, अगर उसका फाइनली निष्कर्ष निकालेंगे विपक्ष के नेता तो वो छोड़ेंगे। विपक्ष के नेता अगर जिनकी सरकार है वे नेताओं की सारी कहाँ खर्च की, कहाँ क्या इन्वेस्ट की, ऐसी स्थिति में विपक्ष की नेता ऑडिट करेंगे, फाइनली निष्कर्ष निकालेंगे। तो वैसी अवस्था में ये जिनकी सरकार है वे नेताओं को छोड़ेंगे नहीं। अगर पीएसी अगर माना जाता है कि पीएसी अगर सीएजी सही ढंग से काम करे, ईमानदारी तरीके से काम करे,
तो सरकार एक फूटी कौड़ी, एक चवन्नी भी इधर उधर नहीं कर सकती है। इतना पावर पीएसी और सीएजी को है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको पूछा जाता है, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सीएजी कौन थे, प्रथम सीएजी कौन थे, तो आपको रखना है नरहरि राव। प्रथम सीएजी पोस्ट पे जो कार्यरत थे वो थे नरहरि राव। और वर्तमान में अभी तो आप पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हैं, वर्तमान में आपको करंट अफेयर में चीज़ें मिल जाएगा। प्रथम जो सीएजी होता है, ऐसा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रथम सीएजी के नाम पूछे जाते हैं, और वर्तमान समय जो चल रहा है उसके सीएजी के नाम पूछे जाते हैं। तो प्रथम नरहरि राव थे, और जो वर्तमान में जो आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे ही तो उसका वर्तमान का चीज़ें आपको याद हो ही जाएगा। अब हम इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लिए। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं।